नमस्कार। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी है एक बेहद ही खास मेहमान, एन आईएफएस ऑफिसर ऑफ बैच 2016 चंद्रकांता राठौर जी। स्वागत है मैम आपका स्टडी आईक्यू पे। थैंक यू वेरी मच दिव्यांशी। मैं मैम के बारे में बता दूं तो शी इज करंटली अंडर सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बट जैसे कहते हैं ना कि जो जर्नी है, हम हमेशा मंजिल की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जर्नी को सेलिब्रेट करना और भी ज्यादा जरूरी है। और अगर हम जर्नी जान लेंगे तो मंजिल और भी खूबसूरत है। मैं मैम के बारे में बता दूं तो इन्होंने बीएससी किया था, फिर उन्होंने बीएड किया, फिर जर्नलिज्म किया और 5 अटेम्प्ट्स तक शी सस्टेन्ड इनटू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन एंड टुडे शी इज विद अस एज एन आईएफएस ऑफिसर। तो हम यहाँ पे हैं और एक बेहतरीन जर्नी जो मैम की रही है सिविल सर्विसेज की और यहाँ आज तक की, उसको सेलिब्रेट करेंगे। मैम बहुत सारी चीजें मैंने बता दी। मैं चाहती हूँ अगर कुछ मैं छोड़ दी हूँ आपकी जर्नी के बारे में तो आप वहां से आप बताएं हम सभी को। जी बिल्कुल दिव्यांशी, ये जर्नी मेरे दिल के बहुत करीब रही है, सबसे खास रही है। और अक्सर मैं अपने जानने पहचानने वालों को कहती कि और कुछ करो ना करो, जिंदगी में एक बार यूपीएससी की तैयारी कर लो, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फेलियर, हाउ यू कैन fight it out. So when you have that feeling of failure and how you can overcome, that is very important. तो जब सक्सेस, अक्सर we do celebrate success whenever we got success, but जब फेलियर होता है then nobody will be around, you are all by yourself. So I have faced the failure like for 5 times in that prestigious exam. So वो जब टाइम होता है when you know that your name is not there in that coveted list and you wanted it so badly, तो वो जो फीलिंग होती है उस इमोशन के साथ में जीने को, दैट इज हाउ आई सी यूपीएससी. दिस इज जस्ट नॉट एन एग्जाम, दिस इज अ journey of life which change you for betterment. So that's how it is. And yes, my family was some that entity which makes me what I am right now. They stayed together with me throughout my journey, so that makes this family so much stronger than it was. So that basically this was just not for an examination for a post, but rather than it's something which we celebrated all together throughout. So I could say that my family stopped celebrating any festival, only celebrated actually all the examination. So that is what I feel special about this. जैसे मैम अभी आपने अपनी फैमिली के बारे में जिक्र किया, डेफिनेटली अगर फैमिली का सपोर्ट किसी जर्नी में आपके साथ रहता है तो वो जर्नी आसान हो जाती है, क्योंकि वो आप पर ट्रस्ट करते हैं आपसे भी ज्यादा, और शायद वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स रहता है। मैम के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रही कि मैम की को सपोर्ट करने के लिए उनके जो फादर थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी एंड ही केम टू दिल्ली टू प्रिपेयर अलोंग विद चंद्रकांता जी। अगर हम ये बोलें कि साथ में उनको एक पिलर के तौर पे वो अपनी जॉब छोड़ के आए और वो चंद्रकांता जी की एक ड्राइविंग फोर्स और पिलर की तरह रहे। यस दिव्यांशी, सो एक्चुअली इस तरह से हुआ था कि हम लोग, मैं अपने भाई और मम्मी के साथ में यहाँ दिल्ली पर मैं प्रिपरेशन कर रही थी, और उसी वक्त हमें लगा कि बेहतर होगा अगर मेरे पापा भी यहाँ पर हम लोगों के साथ हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एक सेलिब्रेशन की तरह था हम लोगों के लिए। उसमें जहाँ पे हर बार कुछ तकलीफ होती थी, कुछ खुशियाँ होती थी, तो हम साथ रहना चाहते थे और उन्हें भी वही लगा। सो आखिरकार उन्होंने हमारी बात को मान लिया है और वो हमारे साथ आकर के पूरे 5 साल हमारा साथ दिया उन्होंने। तो पूरा एक बेहतरीन जो पारिवारिक संगठन है उसका उसका एक बेहतरीन तरीके से मुझे योगदान मिला। उन्होंने, मेरे पूरे परिवार ने जितनी मेहनत मैंने की है, मुझे हमेशा लगता है मुझसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है, क्योंकि मेरे लिए चीज़ें ज़्यादा आसान थी। मुझे पता था कि क्या होने वाला है इस पूरी प्रक्रिया में, पर उन मुझसे ज़्यादा उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है। वो बस वो प्रोसेस में थे और वो सिर्फ मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो उनके उनके लिए उस अनसर्टेनिटी को बार-बार जीना काफ़ी मुश्किल था। ख़ास करके आप अपने जब अपने
खुद को तकलीफ में देखते हो तब मुश्किल नहीं होती है, बट जब आप किसी अपने को बार-बार मुश्किलों के दौर से गुज़रते हुए देखते हो तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है। और वही बार-बार जब मैंने कोई भी एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा एग्ज़ाम में फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया, तो मुझसे ज़्यादा तकलीफ उन्होंने जी है। तो मुझे हमेशा लगता है कि वो जो परिवार का सपोर्ट है, वो जब होता है तो आपके लिए वो जर्नी बहुत ही आसान हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत हो जाती है उसकी। जब आप सफल होते हैं तो वो और भी ज़्यादा सफलता आपको प्यारी लगती है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ एक की मेहनत नहीं होती, पूरे परिवार की मेहनत। बिल्कुल मैम, और जैसे आपने बताया कि पूरी फैमिली आपके साथ थी इस पूरे प्रिपरेशन में, और सेलिब्रेशन यूपीएससी रिजल्ट का ही हुआ, साथ में किया, और आपने उसे सच में बदला। और मुझे लगता है शायद वही सबसे बड़ी उपलब्धि उनके लिए भी रही होगी। मैम, ये तो जान लिया कि किस तरीके से जर्नी रही, फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और आपके केस में किस तरीके से काम किया। बट 5 अटेम्प्ट्स, किस तरीके से अपने आप को सस्टेन रखा पूरी जर्नी में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि 2-3 अटेम्प्ट के बाद लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बैकअप के बारे में सोचने लगते हैं, दे कम आउट ऑफ द प्रिपरेशन। हाउ डिड यू इमोशनली स्टूड इन दिस जर्नी? सो वेरी वेल सेड। हाँ, मुश्किल होता है, खास करके जब आपको बार-बार सफलता नहीं मिलती, आप बार-बार तैयारी करते हो। और कुछ इस तरह से रहा हमेशा से कि मैं अपने स्कूल में या कॉलेज में एक अच्छे मार्क्स के साथ में अपनी परीक्षा में आती थी, तो मेरा परफॉर्मेंस ठीक-ठाक रहता था हमेशा स्कूल, कॉलेज में। सो व्हेन यू कीप ऑन गेटिंग फेलियर्स, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस वक़्त पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता था, खुद से अपने आप से एक भरोसा-सा उठ जाता था। पर जैसा कि मैंने कहा, जब आपके पास में आपको सँभालने के लिए मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं कुछ, तो बहुत कम बट बहुत अच्छे, तो वो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा परिवार मेरे साथ रहा। मेरा भाई मेरी पूरी जर्नी में एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ा रहा। तो ये पूरी मतलब यूपीएससी की जर्नी, जो सोच थी वो उसी मेरे भाई की थी, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा हो जाएगा अगर मैं मेहनत करूँगी तो। तो उसे हर बार और कहीं न कहीं इसका एक बड़ा रीज़न ये भी रहा कि जब भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, वो एक लंबे अंतराल से नहीं, ऐसा नहीं कि मेन रिज़ल्ट से आप 50-60 नंबर से रुक रहे हो। इट्स लाइक 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स। सो तब आपको लगता है नहीं, ये गिव अप, यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकते। यू नो दैट दिस इज़ योर जॉब, इफ यू विल गेट इट, ये तुम्हारे साथ 30 इयर्स तक सस्टेन करेगा। सो आई फेल्ट ठीक है, कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट और। इट लुक्स लाइक कि कोई मेरे ऊपर, सर के ऊपर कैरेट रख रहा है एंड आई वाज़ ट्राइंग टू जंप एंड कैच इट। सो आई जस्ट कुडन्ट गिव अप। मुझे हमेशा लगता था कि इफ आई विल गिव अप दिस टाइम, तो जब भी हर साल यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, हर साल हिंदू के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे कुछ फोटो छपेंगे एंड आई विल फील बैड अबाउट इट एवरी ईयर इन माय होल लाइफ। सो वो मुझे नहीं चाहिए था। तो मुझे लगा ठीक है, एक बार और मेहनत, शायद किसी वक़्त पे मुझे लगेगा कि नहीं, ये बस इसके बाद और नहीं हो सकता। तो जिस वक़्त वो आएगा, मैं खुद ब खुद तैयारी छोड़ दूँगी। बट हाँ, खुशकिस्मती थी कि आखिरकार हो गया। बिल्कुल मैम, और जिस तरीके से आपने बताया कि अ, और आपने स्टार्टिंग में भी ये कहा कि अ, अगर आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी की तैयारी जरूर करें, क्योंकि आपको ये जिंदगी की एक रिफ्लेक्शन देता है, हार जीत सारे मिक्स्ड इमोशंस, और वो आपने जिया भी है पूरी यूपीएससी की जर्नी को। मैम, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज रही है आपकी जर्नी में, आपने पहले बीएससी किया, फिर आपने बीएड किया, और फिर आपने जर्नलिज्म किया। तो ये तीनों ही जो आपने डिग्रीज ली आपस में अलग हैं, बट कैसे इंटरेस्ट था आपका, इंक्लिनेशन कैसे हुआ? हाँ, सो एक्चुअली मतलब इसका एक मेजर रीज़न ये था कि व्हेन आई वाज़ इन 12th क्लास, तो मुझे लगा ठीक है, आई मीन आई हैड ड्रीम ऑफ बिकमिंग डॉक्टर। सो उस वक़्त पे और कोई मैं बहुत पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी बहुत मध्यम वर्ग की रही है और बहुत छोटे से गाँव में, तो ऐसे कोई मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था, तो जो खुद सही लगता था वो हम लोग कर लिया करते थे। सो एंड मेरे
पिता जो है ही वाज़ वेरी सपोर्टिव। सो आई मैंने उन्हें कहा कि हाँ, मुझे बायोलॉजी लेना है और मैं डॉक्टर बनूँगी। ही वाज़ लाइक ओके चलो। सो हम लोग आई मीन वी वेंट एंड वी गॉट एडमिशन। So after 12th class, I tried my attempts in for medical examination. I couldn't clear it, and somehow after one attempt, मुझे लगा ठीक है, मुझे ये नहीं करना है। And I got to meet some doctors, and I thought नहीं, ये मेरे लिए नहीं है. This is not my profession. So then there was another option which was because हम लोग जब छोटी जगह से आते हैं तो आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं होते, बहुत चॉइसेस नहीं होते, आपके पास आगे देखने के लिए कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं रहता। तो जो ऑप्शंस मेरे सामने थे उसमें से मुझे बीएससी सबसे बेहतर लगा, तो मैंने वो किया। उसके बाद जब बीएससी खत्म होने आया तो फिर से वही सवाल कि अब क्या किया जाए? सो आई मेरे पूरे जो इलाके में सभी लोग लगभग एक बीएड एक सेट पैटर्न है दैट इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग यू आर डूइंग बीएड। सो आई थॉट ओके चलो ये भी करके देख लेते। सो 1 ईयर आई स्पेंट देयर इन माय प्लेस। वहाँ पर मैंने बीएड किया। टिल देन न्यू ओपनिंग्स केम अप। मेरे ब्रदर यहाँ दिल्ली में रहते थे, सो ही वाज़ लाइक यू नो यू कम टू दिल्ली विथ मी। सो तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। सो आई पैक माय बैग और मैं दिल्ली आ गई। सो यहाँ पर मेरे ब्रदर का आइडिया था दैट यू गो टू दिस कॉलेज, दिस लुक्स नाइस एंड यू विल लर्न समथिंग। तो आई सेड ओके चलो ये भी करके देखते हैं। देयर वाज़ दिस एंट्रेंस एग्जाम। मैंने वो एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्लियर हो गया फॉर्च्यूनेटली। सो वहाँ पर दैट वाज़ द प्लेस जहाँ पे मुझे थोड़ा नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला, नए लोगों से मिलने मिलने का एक मौका मिला। मेरे वहाँ पे टीचर्स बहुत ही अच्छे उम्दा स्तर के टीचर्स थे। तो मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला फॉर द फर्स्ट टाइम। सो देन आई रियलाइज़ कि हाँ, मैं कुछ मेरे मुझ में पोटेंशियल है कुछ अलग करने का। सो देन आई थॉट कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ओनली मैं थोड़ा-सा एनसीईआरटी एंड न्यूज़पेपर्स आई बेसिकली थोड़ा एक बेसिक स्टार्ट किया मैंने। सो वन्स आई फिनिश्ड ओवर इट आई स्टार्टेड विथ यूपीएससी प्रिपरेशन। मैम, जैसे हमने शुरुआत में भी बात की थी कि आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, और यहाँ पे आपने जैसे बताया कि जो भी डिग्री चॉइसेस आपके रहे हैं, वो जो अपॉर्चुनिटी सामने रही आपने उसको अवेल किया। और शायद ये बहुत सारे लोगों को एक मैसेज भी है कि जरूरी नहीं है हम अपनी लाइफ प्लान करके चलें। व्हाटएवर लाइफ ऑफर्स यू, टेक दैट एज अपॉर्चुनिटी एंड नेल इट। सो ट्रू, सो ट्रू। मैम, अभी हमने बहुत सारे आपके बारे में बात की, आपकी जर्नी के बारे में बात की, और किस तरीके से इतने अटेम्प्ट्स तक आपने सस्टेन किया। बट आप अब एक आईएफएस ऑफिसर है। इंडियन फॉरेन सर्विस इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सर्विसेज। जब सर्विसेज ज्वाइन किया था और अभी आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी हार्मनी में है? आई आई वुड से हियर ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। सो जिस तरीके से मतलब मेरे लिए कभी भी यूपीएससी एज एज आई हैव मेंशन्ड एक जर्नी ज़्यादा रही है। तो जब सिलेक्शन हो गया सबसे पहले तो मुझे उसके साथ ही टर्म्स पे आने आने के लिए मुश्किल थी, क्योंकि वो मेरे लिए गोल था। इट वाज़ नॉट लाइक द जर्नी, दैट वाज़ द गोल। सो व्हेन इट वाज़ लाइक व्हेन आई सेल गॉट सेलेक्टेड तो तब मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था कि अब इसके आगे क्या? तो जैसे ही फॉरेन सर्विस ऑफर हुआ आई मतलब this was like something, you know, not even in my dreams, you know. So, sometimes you say that this was my dream. For me, that was like beyond the dream. So yeah, world was like I was in cloud nine and everything. Things were nice. I mean, I won't say that you know like whatever जब आप यूपीएससी की तैयारी में होते हो और जो आप जैसी लाइफ चाहते हो, मैं हार्मनी से ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बेटर देन एक्सपेक्टेशन मिला है, बेटर देन व्हाट आई वांटेड मिला है। सो यू नो इट्स जब भी जब भी मैं पीछे देखती हूँ कि किस जगह से मैंने शुरुआत करी थी और आज मैं कहाँ पर हूँ, तो अपने आप पर आई फील प्राउड, आई फील ग्रैटिट्यूड, क्योंकि मुझे लगता है कि सपने कई बार हम देखते हैं और कई बार जब हमें सपनों से ज़्यादा मिलता है तो फिर उसके बाद देयर इज़ नो क्वेश्चन, देयर इज़ नो लुक।
So that is what I feel मतलब on your question. वेरी ब्यूटिफुली आंसर्ड एंड जैसे आपने भी कहा कि यूपीएससी गोल था, उसके बाद आगे वो सोचा नहीं था और जो मिला दैट वाज बियॉन्ड ड्रीम्स। मैम, अभी आप अंडर सेक्रेटरी हैं, क्या जान सकते हैं क्या अभी आपकी वर्क प्रोफाइल है, हाउ यू वर्क ऑन डे टू डे बेसिस फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? श्योर। सो अभी जो मेरा वर्क प्रोफाइल है, तो बेसिकली हम लोग मैं फिलहाल टेरिटोरियल डिवीजन देख रही हूँ। टेरिटोरियल डिवीजन का मतलब होता है कि आप किसी 1, 2, 3 देशों के लिए एक डेस्क ऑफिसर होते हो। तो उस देश से संबंधित जितना भी कुछ भी पत्राचार, कुछ भी कार्य होता है, वो सभी डेस्क ऑफिसर से होकर जाता है। चाहे वो किसी भी और मंत्रालय के साथ हो, चाहे वो किसी भी और स्टेट के साथ हो, चाहे किसी प्राइवेट पार्टनर के साथ हो, वो हर बार डेस्क ऑफिसर के पास आता है। और डेस्क ऑफिसर उसमें चाहे पॉलिटिकल मैटर हो, इकोनॉमिक मैटर हो, काउंसलर मैटर हो, वीज़ा मैटर हो, एनीथिंग, एनीथिंग अंडर द सन, जो भी आप जिस भी कंट्री के साथ में आपके जो भी बायलैटरल ट्रेड के एस्पेक्ट्स रहेंगे, वो सब कुछ उस डेस्क ऑफिसर को डील करना होता है। सो दैट इज़ व्हाट वी डू। प्लस जैसे कोई भी विजिट्स हो रही है, तो लेट्स से आई एम सीइंग न्यूज़ीलैंड, तो अगर न्यूज़ीलैंड के पीएम, ईएम, फॉरेन मिनिस्टर और एनीबॉडी, एनी मिनिस्टर, any MP, some if they are visiting the country, or let's say our ministers are going, तो अगर इस तरह की कोई भी विजिट होती है, तो उसमें डेस्क ऑफिसर प्रिपेयर पूरा ब्रीफ सब कुछ, even when the minister is going there or how the plan is, so we plan on everything. तो डेस्क ऑफिसर की ये मेजर जिम्मेदारी होती है। और ये सबसे हमें जब विजिट होती है, तो यही होता है कि आप 10 बजे तक ऑफिस में हो, सो यू अंडरस्टैंड दैट लाइक डेस्क ऑफिसर हैव टू होल्ड द फोर्ट। मैम, अब थोड़ा सा हम यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अब एक माइंडसेट होता है यूपीएससी का, और किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक राइट माइंडसेट की जो हम बात करते हैं, अगर उसको आप थोड़ा सा बता सके। बिल्कुल। अभी के दौर में मुझे लगता है सबसे जो बड़ी समस्या है हमारे सामने, वो ये है कि हम क्या ना पढ़े। जब मैंने तैयारी शुरू की थी, अक्सर एक्चुअली मैंने वो दोनों दौर देखे हैं, जब सच में पढ़ाई के लिए कोई मटेरियल नहीं मिलता था, और मैंने हिंदी मीडियम से अपनी तैयारी करी थी, तो मुझे मेरे साथ में ये समस्या बड़ी मुश्किल थी कि अक्सर इंग्लिश मीडियम के लिए एक आसान होता है, एक साइड कोचिंग है और सब कुछ, पर हिंदी मीडियम के लिए वैसा कुछ नहीं है। इंग्लिश मीडियम के लिए हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना आसान है और उसको समझना आसान है, वैसा उतनी सुविधा एक हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए नहीं होती, तो वो मुश्किल रही थी। पर उसके बाद धीरे-धीरे एक अलग दौर आया, जब इतने सारे माध्यम हो गए, इतने सारे सोर्स हो गए कि अब समझ नहीं आता कि कौन-सा बेहतर सोर्स है और कौन-सी चीज़ को हमें छोड़ना है। तो आज के वक़्त मुझे लगता है सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सिर्फ़ कम पढ़ें, बट ज़रूरत वाला पढ़ें। तो ज़रूरत की आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। कम पढ़ें, बट आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपकी ओपिनियन है, वो अगर क्लियर है, दैट इज़ व्हाट यूपीएससी इज़ नीडिंग राइट नाउ। मैम, मैं थोड़ा सा इस पे और एलाबोरेटली बात करना चाहूंगी। आपने जैसे कहा कि कम पढ़े लेकिन थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा और इस पे प्रकाश आप डालें। यस। सो जैसे अभी अगर हम बात करें, तो मैंने बहुत जैसे मैं यूपीएससी एस्पिरेंट से जब भी मेरी बातचीत होती है, तो दे वांट टू डू एवरीथिंग कि हम इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ेंगे, हम हिंदू भी पढ़ेंगे, हम दैनिक भास्कर भी लाते हैं। ज़रूरत ही नहीं है। आई मीन आपके पास चाहे आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, आप कम पढ़ लेंगे, तब भी आपके पास रहेंगे 24 ही घंटे। सो 24 घंटे में हो सकता है जो सिलेक्शन ले रहा है कैंडिडेट, वो इतना नहीं पढ़ रहा होगा। और ये बात एक्चुअली मुझे भी, जब मेरा सिलेक्शन होने के बाद जब मैं लवासना मैंने जॉइन करा, तब कई बार मुझे लगा काश किसी ने मुझे ये बताया होता दैट यू नीड नॉट टू स्टडी एवरीथिंग अराउंड द सन। सो ये सब चीज़ें जब मैंने जानी, और तब मुझे लगता है कि नहीं, इससे कहीं बेहतर है कि आपके पास अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इश्यूइंग सो मेनी थिंग्स, इन्फोग्राफ्स होते हैं आपके लिए। उन इन्फोग्राफ्स को अगर आप एक बार देखेंगे, यू नीड नॉट टू गो फॉर एंटायर
रिपोर्ट और समथिंग। आप थोड़ा सा अपने लिए ज्यादा सेलेक्टिव हो अपने स्टडी मटेरियल को लेकर के। आपको पता होना चाहिए, जैसे कई बार ये भी मैंने नोटिस करा है, यूपीएससी एस्पिरेंट 2-2 साल कोचिंग ले चुके होते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि कौन से पेपर में क्या ऑप्शन, क्या सब्जेक्ट्स है, व्हाट आर द टॉपिक्स इन व्हिच पेपर। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। योर सिलेबस शुड बी योर बाइबल। If you don't know your syllabus, then what you are reading? So you don't have question paper. If you are not following that way, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक आप सोचते रहते हो कि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि मैं एक अटेम्प्ट करूंगा कि अब मैं एक बार लिखने लगूँ पिछले साल के पेपर को, वो मौका कभी भी नहीं आता है। एक्चुअली आप कभी भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। मतलब जिस साल आपका सिलेक्शन होता है, उस साल भी आपको नहीं पता होता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो क्योंकि यूपीएससी हमेशा एक बॉल थ्रो करती है, सो यू वन हैव्स टू बी रेडी ऑन दैट। बट यू हैव टू बी ऑन दैट फुट फ्रंट कि जब भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन आएगा, I know something about it and I will start writing down. So as I personally feel, UPSC mains exam is the key. Interview, you can work on it. Interview is the process where you keep on building yourself. पर मेंस ऐसा है जहाँ पे अगर इफ यू हैव डन वेल, then it will reflect on your interview. So that is important. So you have to work on your interview mains writing skill. And when you keep on writing, जब आप जितनी बार लिखते हैं, उतनी बार आपके थॉट प्रोसेस में इतनी क्लैरिटी आती है, आपको पता होता है आपको क्या चीजें याद है, क्या चीजें नहीं याद है। आपको ये भी समझ आता है कि कौन से फैक्ट्स में एक्चुअली जो मुझे याद है पर मैं लिख नहीं सकता, जिसकी इस सवाल में ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो चीज़ है, वो क्लैरिटी जब आपके माइंड में आ जाती है, देन दैट इज़ द ईयर व्हेन यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। दैट्स व्हाट आई। बहुत ही क्लैरिटी से मैम आपने बताया और बहुत सारे लोगों को ये समझ में भी आया होगा कि कहाँ वो लैग करते हैं। और आपने जैसे कहा कि यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन। प्रीवियसली ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड, बट ये चीज आप जिस दिन आपके जहन में उतर जाए, उस दिन आप शायद सिलेक्शन ले लें। मैम, आपने हिंदी माध्यम से तैयारी की थी। बहुत सारे आज भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं, लेकिन एक डिलेमा रहता है कि हिंदी माध्यम के जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, शायद उनकी रैंक्स नहीं आती हैं, वो सिलेक्शन उतना नहीं होता है। तो ये जो डिलेमा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा अगर क्लियर कर सके। ये आई मीन जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो ऑनेस्टली मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई है। तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था कि मैं इंग्लिश मीडियम ले लूं और उसके बाद अपने अटेम्प्ट लूं, क्योंकि वो मेरे लिए एक डबल वर्क है। सो वो ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अभी की अगर हम बात करें तो फिलहाल में ऐसा नहीं है कि यूपीएससी हिंदी माध्यम के लिए एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आई मीन ये मुश्किल है। हिंदी अगर मैं किसी भी इंग्लिश माध्यम के एस्पिरेंट से बात करूँ और हिंदी माध्यम के, ये मुश्किल है और वो हमेशा वो रहा है शुरू से, और आगे भी ऐसा दिखता नहीं है मुझे कि वो रास्ता आसान होना है। पर आपको ये हमेशा तय करना होगा कि आप क्या सच में इसके लिए ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। पर आप ये नहीं सोच के चले कि हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे पास में, अगर आपके पास में ऑप्शन नहीं है, वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप किसी और चीज़ की तरफ भागोगे ही नहीं। आप सीधा अपना मेरे फादर बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे, घोड़े की तरह बन जाओ जिसको ना आगे दिख रहा है ना पीछे दिख रहा है, वो सीधा सामने देखता है और चलता जाता है। सो वन हैज़ टू बी लाइक एंड हिंदी मीडियम के लिए मुझे हमेशा लगता है कि हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। पर हिंदी मीडियम में कई बार जैसे कि मैं खुद को, अगर मेरा सिलेक्शन 5 साल बाद हुआ है, तो उसके लिए मैं यूपीएससी एग्ज़ाम को नहीं ज़िम्मेवार ठहराती, उसके बजाय मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन के तरीके में कुछ गलतियाँ थी। यूपीएससी में एक होता है कि जो इंग्लिश माध्यम में थोड़ा-सा आसान होता है, गाइडेंस बेहतर मिलता है, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा-सा ये चीज़ें आसान होती हैं। हिंदी माध्यम के कैंडिडेट्स के साथ में ये परेशानी है कि हम अपनी सोच को बहुत संकुचित रख कर चलते हैं। तो हमें अपने थॉट्स को थोड़ा ब्रॉडर करके रखना है। जिस वक़्त मुझे लगा कि नहीं, अपने आप को मैं सिर्फ़ हिंदी मटीरियल से जोड़ करके नहीं रखना चाहिए मुझे, खुद को और थोड़ा वाइडन अप करना चाहिए। किस तरह मुझे ये समझने में कि इंटरनेट को मैं किस तरह अपने प्रिपरेशन में यूज़ करूँगी, ये समझने में ही 2 साल लगा दिए मैंने।
तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी इज बायस्ड टुवर्ड्स इंग्लिश मीडियम। आई फील वी हिंदी मीडियम पीपल, बिकॉज समहाउ हमारे पास एक्सपोजर कम होता है, इसलिए हम खुद भी थोड़ा, जब एक्सपोजर मिलता भी है तब भी हम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। हमें खुद को थोड़ा सा ओपन माइंड होके, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होके ये समझने की जरूरत है कि पेपर आखिर आपसे चाह क्या रहा है, वो किस तरीके से आपसे क्या एप्टीट्यूड मांग रहा है। वंस यू गेट टू नो दिस, देन इट इज इजी। देन आई फील अगर कोई सच में इसको जान रहा है, उसके लिए चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, ये सिर्फ 1 या 2 साल का खेल है, उससे ज्यादा। मैम, आपने जिस तरीके से समझाया और बहुत सारे लोगों को समझ में भी आया होगा कि अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी करें या फिर और भी किसी रीजनल लैंग्वेज से, तो आपको अपनी जो थिंकिंग है उसको ब्रॉड करना पड़ेगा, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट की टू क्लियर द एग्जामिनेशन। और अगर आपको फंडामेंटल्स एग्जामिनेशन के समझ में आ रहे हैं, तो जैसे मैम ने भी कहा कि 1 से 2 साल लगेंगे एंड यू विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। किस तरीके से एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आईएफएस ऑफिसर की, और एक करेक्ट माइंडसेट, क्या फंडामेंटल्स चाहिए, उसको आपने बताया। पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।